अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। सो इन दिस व्लॉग आई एम गोना शो यू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक लैंडमार्क इन न्यूयॉर्क सिटी, दैट इज़ ब्रुकलिन ब्रिज। आप मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं वो मैनहट्टन ब्रिज है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रुकलिन सिटी में और ब्रुकलिन ब्रिज के बिल्कुल नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैनहट्टन सिटी है। ये वो ब्रिज है जो मैनहट्टन सिटी और ब्रुकलिन सिटी को आपस में जोड़ती है। सो दिस ब्रिज इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल रीजन, ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, बट a true inspiring story as well that is related to its construction। तो मैंने आज सोचा कि आपको आज वो स्टोरी जो ब्रुकलिन ब्रिज के हवाले से है वो आपको सुनाई जाए, ताकि आप भी उस स्टोरी से इंस्पायर हो सकें। और इसके अलावा आपको ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर जाके कुछ मनाज़र ऊपर से दिखाएंगे और कुछ व्यू आपको मैनहट्टन सिटी का, ब्रुकलिन सिटी का दिखाएंगे। सो वी विल टॉक अबाउट दिस ब्रिज एंड अबाउट दिस हिस्ट्री एज वेल। सो लेट्स गो। जी तो दोस्तों, ये है ब्यूटीफुल ब्रुकलिन ब्रिज। आप लोगों ने इस ब्रिज को बहुत सारी मूवीज़ में जैसे कि कल हो ना हो, स्पाइडरमैन, गॉडजिला में देखा होगा। ये ब्रिज सिर्फ इसकी खूबसूरती या मजबूती के लिहाज से ही फेमस नहीं है, बल्कि ये इसके साथ एक ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी जुड़ी है जो कि इसके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जॉन अगस्टस रॉबलिंग से, जो कि एक क्रिएटिव इंजीनियरिंग था। उसको 1869 में एक आइडिया आया, क्यों ना एक सस्पेंशन ब्रिज बनाई जाए जो कि ब्रुकलिन सिटी को और मैनहट्टन सिटी को आपस में जोड़े। ये उस वक्त की पहली ब्रिज नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी जॉन सस्पेंशन ब्रिज बना चुका था, लेकिन उस वक्त के लिए उसके लिए एक चैलेंजिंग मरहला इसलिए था क्योंकि ये दुनिया की उस वक्त सबसे बड़ी ब्रिज बनने जा रही थी। ये शायद यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसके आइडिया के अगेंस्ट थे। इस वजह से काफ़ी सारे जो चीफ़ इंजीनियर्स थे भी, उन्होंने भी इसका आइडिया ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन जिन लोगों में कुछ करने की सलाहियत होती है उनके लिए इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। एक और था जो बिल्कुल जॉन अगस्टस रॉबलिंग की तरह ही था, उसका बेटा वाशिंगटन अगस्टस रॉबले। काफ़ी दिनों की डिस्कशन के बाद जॉन अपने बेटे को ये समझाने में कामयाब हो गया कि ये ब्रिज बनाई जा सकती है। अब वाशिंगटन भी उसके बाप की तरह मानता था कि ये ब्रिज बनाई जा सकती है। तो दोनों बाप बेटों ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और लग गए काम पे। इसी के साथ जो अपनी स्टोरी है वो मैं आगे जाके कंटिन्यू करूँगी। तो दोस्तों, 3 जनवरी 1870 ये वो दिन था जब इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ और दोनों बाप बेटा पूरे जोशो खरोश से काम कर रहे थे कि अचानक कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉन को एक मेजर इंजरी आई और बाद में उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद साइट इंचार्ज उसका बेटा वाशिंगटन था जो इस काम को संभाल रहा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वाशिंगटन भी पैरालाइज हो गया और अब वो हॉस्पिटल में पैरालाइज था, ना वो चल सकता था, ना वो बात कर सकता था, ना वो कुछ बोल सकता था। अब बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट से वाकई ये लग रहा था कि ये ब्रिज का प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होना नामुमकिन है। और उधर क्रिटिक्स इसी इंतज़ार में थे कि हमने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप डाउन कर दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जिन लोगों में कुछ करने की सलाहियत होती है वो समुद्रों पे भी पत्थर के पुल बना देते हैं। उसके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर थी इस पुल को बनाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लिहाजा उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलवाया और उनको ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए उनसे इल्तिजा की। किसी ने भी हाँ नहीं की और सब मुकर के वापस चले गए। अभी वो हॉस्पिटल में अपने बेड पे लेटा ही हुआ था कि उसे अपनी फिंगर में एक हलचल फील हुई और उस हलचल की वजह से उसने अपनी बीवी
जो कि एमिली वॉरेन रॉबलिंग थी, उसके साथ एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन तैयार किया और उस कोड ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो इस काम को उन्होंने कंटिन्यू किया। जैसे ही वो इंजीनियर को कुछ कहना होता उसने वो उस कोड ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए अपनी वाइफ को बताता और उसकी वाइफ आगे उसको इंजीनियर्स तक वो बात पहुंचाती। पहले तो लोगों ने उसे बोला कि ये बेवकूफ़ है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसकी वाइफ उसके जो कोड ऑफ कम्युनिकेशन है ठीक तरह से बयान नहीं कर पाती, लिहाजा इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके गाइडेंस पे, वाशिंगटन की गाइडेंस पे उसकी बीवी एमिली ने ब्रिज स्पेसिफिकेशन, केबल कंस्ट्रक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसी किताबों का मुतालिया किया और साथ ही साथ चीफ़ इंजीनियर्स के काम जो कि साइट सुपरविजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे वो खुद करती और 11 साल तक उसने वाशिंगटन को असिस्ट किया और साइट सुपरविजन की। कहते हैं ना कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना हो तो उसके लिए हार्ड वर्क भी बड़ा ही करना पड़ता है। सो गाइस फाइनली 24 मई 1883 को ये ब्रिज बन के तैयार हुई और जिस दिन ये ब्रिज की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई उस दिन लगभग 1800 गाड़ियाँ और 1.5 लाख लोगों ने इस ब्रिज को क्रॉस किया और उन सब में से पहली खतून एमिली वॉरेन रॉबलिंग थी जिसने इस ब्रिज को क्रॉस किया। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान लगभग 27 लोग मारे गए और अगर हम इस ब्रिज की लंबाई की बात करें तो इस ब्रिज की लंबाई 486.3 मीटर लॉन्ग है। उसके बावजूद ये ब्रिज अभी तक यहाँ पे बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। अगर इसके इर्द गिर्द की बात करें तो वहाँ पे हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिल जाता है जो कि मैं कुछ दिन पहले विज़िट करके अपने व्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैनहट्टन सिटी है और वो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। इसकी दूसरी तरफ देखें तो मैनहट्टन ब्रिज मिल जाता है और ये ब्रुकलिन सिटी है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी अपडेटेड विद माय अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।